जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूबीपी से लेटेस्ट न्यूज़ में। मैं आशीष तिवारी। तो हम लोग आज शुरू करेंगे इकोनॉमी का अपना नया वीडियो। इकोनॉमी में हम लोग 3 वीडियो कर चुके हैं, क्वेश्चन 115 तक, वो भी डिटेल के साथ। जितना स्टैटिक के लिए ज़रूरी है वो आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में खुद ही आते हुए देखेंगे। जैसे मैं अगर बताऊँगा आपने उतना लर्न कर लिया। इसके बाद बस यूनियन बजट वो भी पढ़ा हुआ है, यूपी बजट उसके भी इंपॉर्टेंट MCQ पढ़े। इतना अगर आप कर लेते हैं तो कई क्वेश्चन आप डायरेक्टली करके आएंगे। तो आज का क्वेश्चन शुरू होगा क्वेश्चन 116 से। कह रहा है 116 में क्या, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग यानी वाह्य वाणिज्यिक उधारी निम्नलिखित में से किस खाते का हिस्सा है ना, इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट, करंट अकाउंट का या कैपिटल अकाउंट का। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए भाई, ये किसका हिस्सा है भाई, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, कैपिटल अकाउंट का या करंट अकाउंट का। तो कैपिटल अकाउंट का है भाई, तो कैपिटल अकाउंट इसका आंसर होगा। कैपिटल अकाउंट होता क्या है भाई, कैपिटल अकाउंट होता है जिसमें किसी कंपनी की या किसी कंट्री की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दी होती हैं। एसेट्स समझे क्या हुआ भाई, जो उसके पास चीज़ें हैं जिसकी वर्थ है, और लाइबिलिटीज़ है ना। जब एसेट से लाइबिलिटीज़ हटा देते हैं तो नेटवर्थ बन जाती है, अभी आपको पता होगी। जैसे मैं बोलूँ ना कि भाई जो इलॉन मस्क है उसकी नेटवर्थ 338 बिलियन डॉलर है, जो इतिहास में किसी की नहीं रही है। तो इसका मतलब है कि उसके पास जो एसेट है, लाइबिलिटीज़ हटा दो। लाइबिलिटीज़ मतलब जो देना है, एसेट जो उसकी वैल्यू। जैसे मान लो मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और मुझे 2 लाख रुपए का उधारी है बैंक की, तो मेरी लाइबिलिटी कितनी, मतलब लाइबिलिटी 2 लाख हटा दी, 10 लाख है, 8 लाख मेरी वर्थ है, ये होता है ना। तो यहाँ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में सिर्फ कैपिटल अकाउंट को कंसीडर करा जाता है, ये आपको बात याद रखनी है। अगला है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस सिचुएटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, नासिक में है। कहाँ पे है ये, नासिक में। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पे है, नासिक में। 118 देख लेते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट गिनी कोफिशियंट। गिनी गुणांक के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा, ये बताना है भाई। यह आय के वितरण की विषमता को प्रदर्शित करता है। इट शो द इनइक्वलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बिल्कुल सही बता रहे हैं। गिनी कोफिशिएंट जो है वो इनइक्वलिटी बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में। ठीक है, तो याद रखना गिनी कोफिशिएंट क्या कहता है कि भाई जो आप देखते हो ना, जितने ज़्यादा अमीर लोग कम है ना, पर उनके पास वेल्थ ज़्यादा है, तो इनइक्वलिटीज़ बताता है। ठीक है। 119 क्या कहता है, अंडर हुज चेयरमैनशिप द कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिव्यू द इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ऑफ RBI। भारतीय रिजर्व बैंक के आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठन की गई थी भाई। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए भाई, विमल जालान। किसकी, भारतीय रिजर्व बैंक के आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए विमल जालान की सदस्य अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, आपको याद रखना है। 120 कह रहा, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स यानी विशेष आहरण अधिकार, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति यानी फॉरेन करेंसी एसेट्स, स्वर्ण भंडार यानी गोल्ड रिजर्व। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, तीनों ही सही हो जाएंगे, है ना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में तीनों ही आते हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स भी आता है, फॉरेन करेंसी भी आती है, गोल्ड रिजर्व भी आता है। ठीक है। 121 देखते हैं क्या कह रहे हैं। द टर्म हेलीकॉप्टर मनी वॉज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट। हेलीकॉप्टर मनी शब्द किस अर्थशास्त्री ने दिया है, ये बताना है। हेलीकॉप्टर मनी, तो सबसे पहले आप ये समझो हेलीकॉप्टर मनी क्या होता है। हेलीकॉप्टर क्या करता है भाई, जैसे ही स्टार्ट करा खड़ 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 उड़ना चालू, यही होता है हेलीकॉप्टर मनी में भी। क्या, एक टूल होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। इसका मतलब होता है प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करना लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, है ना। जब इकोनॉमी में, किसी बाजार की इकोनॉमी में क्या करना होता है, बहुत लार्ज अमाउंट में जो रुपए होते हैं उसको प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, उसको हेलीकॉप्टर मनी बोलते हैं। ये टर्म दिया था मिल्टन फ्राइडमैन ने, याद रखना। मिल्टन फ्राइडमैन, मिल्टन फ्राइडमैन, मिल्टन फ्राइडमैन। ठीक है, याद रखना, मिल्टन फ्रीडमैन, फ्राइडमैन बोल दो आप। चलो 122 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड पेमेंट बैंक इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मान्यता प्राप्त भुगतान बैंक नहीं है, ये बताना है आपको। तो 122 का क्या हो जाएगा, मान्यता प्राप्त भुगतान बैंक यानी पेमेंट बैंक नहीं है। तो बंधन बैंक अभी भी आपका एक पेमेंट बैंक नहीं है ये। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए अगला देखते हैं 123। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग रुपे कार्ड। रुपे कार्ड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है इसमें से। इट इज़ डेवलप्ड बाय NPCI। इट कैन नॉट बी यूज्ड एनीवेयर आउटसाइड इंडिया। ये भारत के बाहर कहीं प्रयोग नहीं किया जा सकता। उपयुक्त दोनों, है ना। तो इसका कौन सा कथन सत्य होगा भाई,
तो देखिए यहाँ पे रुपे कार्ड जो है वो इंटरनेशनली यूज़ नहीं हो सकता, पर एक रुपे इंटरनेशनल कार्ड भी होता है, अगर वो बात करता, क्योंकि कई रुपे इंटरनेशनल कार्ड होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, है ना। तो ये ठीक है, रुपे डेबिट कार्ड को बनाता है एनपीसीआई, पर वो अभी भारत के बाहर नहीं यूज़ हो सकता। पर हाँ, कई रुपए इंटरनेशनल कार्ड भी है जो आप यूज़ कर सकते हो उसको, ठीक है। दोस्तों पीसीएस के एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बने और इधर ढेरों सारी शादियां भी आपके कई रिश्तेदारों में होंगी, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जब तक आपके घर ही में ना हो भाई बहन की शादी भी, तो हल्का फुल्का जाके आ जाओ, क्योंकि सिलेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत टफ कंपटीशन है। पढ़ाई रिवीजन ही इस टाइम करना है, क्योंकि बीच में आपने देखा कितना डिस्टर्बेंस हुआ है। तो प्लीज़ पढ़ाई करिए जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि अगर आप ये मानिए आपकी उम्र अगर 22 से 30-32 साल है, इस उम्र में जॉब अगर एक लग जाती है ना अधिकारी की, एसडीएम डीएसपी, तो उसका जलवा अलग होता है। आप जैसे ही कहीं सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाते हो ना, अपने आप ऐसे फॉलोअर गिरते हैं, सर सर सर, हेलो सर, है ना, समझते हो। मतलब जो नहीं भी जानता होगा ना वो भी बोल देगा हाँ मेरे दोस्त हैं भाई, जानते हो सब आपके साथ दोस्ती करने के लिए घूमेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं ज़िंदगी में ना, तो अभी जितना हो सके पढ़िए। जिस दिन आप बस वो सोचा करिए, जिस दिन रिजल्ट आएगा कि यार आप एसडीएम बन गए, उस दिन क्या मोमेंट होगा, कैसे आप शाउट करोगे यस भाई, क्या माहौल होता है वो सोचिए आप, है ना। और पढ़िए सर, बाकी सब बेकार की चीज़ें, दुनिया में कुछ नहीं रखा है। सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, हटाओ अभी सब, सिर्फ और सिर्फ काम की चीज़ें। फालतू के चैनल जितने हैं ये सब, ध्रुव राठी, फलाना राठी, कुछ नहीं है वो, फालतू डिबेट वाला नहीं, हटो। सिर्फ पढ़ाई वाले चैनल्स को सब्सक्राइब रखो, टेलीग्राम पे भी जो पढ़ाई के कंटेंट मिल रहे हैं उनको, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जितने भी सब्सिडरी चैनल है, इनिशिएटिव जो चला रहे हैं उनको फॉलो करिए अच्छे से, फालतूबाजी नहीं, ठीक है। चलिए 124 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड में क्या क्या आता है, सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियां, ऑल रेवेन्यू रिसीट, ट्रेजरी बिल इशू बाय गवर्नमेंट, सरकार द्वारा जारी किए गए ट्रेजरी बिल, सरकार द्वारा वसूले गए ऋण, है ना, लोन रिकवर बाय गवर्नमेंट। तो कंसोलिडेटेड फंड में क्या क्या है, और ये भी याद रख लो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 में दिया हुआ, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। और कंटीजेंसी फंड 267 में। यहाँ आंसर तीनों हो जाएगा, है ना। समेकित कोष की बात करें, फिजिकल डेफिसिट को क्या कहते हैं, देखिए इन चीज़ों को आर ओ वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्या होता है, आपको पता होगा 10 नंबर की शब्दावलियाँ आती हैं हिंदी टू इंग्लिश में करने के लिए, है ना। तो आपको ये भी करना है, जैसे पिछली बार सरप्लस आया था, इसको हिंदी में लिखना है, रैंक को हिंदी में लिखना है ना। तो इन सब चीज़ों को भी आप पढ़िए, जैसे कंसोलिडेटेड फंड पूछ लेगा, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड है ना, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप ये भी पढ़ो, समेकित कोष, है ना। तो प्लीज़ आर ओ वालों के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन देखिए, क्योंकि आपको निबंध भी हिंदी में लिखना है, और हिंदी में निबंध तभी लिख पाओगे जब मात्राओं को आप फोकस करोगे। तो रिक्वेस्ट है मेरी, आप इसको देखिए। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज ट्रू। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी को क्या कहते हैं, मौद्रिक नीति समिति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है भाई, ये बताना है आपको। तो सबसे पहले कह रहा है इसमें 6 मेंबर होते हैं और 3 सदस्य सरकार नियुक्त करती है और हेड होता है गवर्नर आरबीआई का। तो देखो आपको पूरी तीनों चीज़ें सही मिल गई। मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति में क्या होता है, 6 सदस्य होते हैं, 3 मेंबर जो होती सरकार नियुक्त करती है और अध्यक्ष आरबीआई का गवर्नर हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला 126 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं, राजस्व व्यय कहते हैं, है ना। कौन से व्यय राजस्व व्यय के अंतर्गत आते हैं भाई, इंटरेस्ट पेमेंट यानी ब्याज भुगतान, फूड सब्सिडी यानी खाद्य सब्सिडी, सैलरी एंड पेंशन वेतन पेंशन, पेट्रोल सब्सिडी यानी पेट्रोल सब्सिडी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। भाई सरकार ये सब जो दे रही है वो अपने पास से जो कमाया है ना, रेवेन्यू की जो जनरेट करी उसी से तो खर्चा कर रही है, तो चारों सही हो जाएंगे। 127 कह रहा है आइसो कैंट, क्या कह रहा है, आइसो क्वांट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आइसो क्वांट का मतलब होता है दोस्तों प्रोडक्शन प्रोसेस, हिंदी में बोले तो उत्पादन प्रक्रिया। क्या होती है, उत्पादन प्रक्रिया है प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला कह रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज एस्टैब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ फिनटेक। किस संस्था द्वारा फिनटेक विभाग की स्थापना करी गई है। डिपार्टमेंट का मतलब विभाग होता है, याद रखना, ये भी पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए भाई, फिनटेक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस संस्था द्वारा स्थापित करी गई है, आरबीआई के द्वारा, ठीक है, याद रखना। फिनटेक विभाग की स्थापना आरबीआई ने करी है, आरबीआई। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित से किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स एम्प्लॉयज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय इन उत्तर प्रदेश। यूपी में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय कहाँ पे भाई, ये तो सवाल आप आराम से बता सकते हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड है। 130 देख लेते हैं। सेलेक्ट द डिसीज कवर अंडर नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, कौन सा, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में कौन से रोगों को शामिल करा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई,
एक तो महूपंका रोग, मुंह पंका रोग, माफ़ कीजिएगा, माउथ डिसीज़, खुरपका रोग, क्लॉ डिसीज़, ब्रुसलोलिस रोग यानी ब्रुसोलिस डिसीज़, तीनों ही इसमें आ जाते हैं, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 131 कह रहा है व्हाट वाज द फॉर्मर नेम ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का पूर्व नाम क्या था भाई? WTO को पहले क्या कहते थे? तो देखिए WTO का इतिहास था, पहले WTO का नाम था गैट। क्या नाम था? गैट। 1947 में 23 देश थे गैट में। गैट का फुल फॉर्म क्या था? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये बना था, किस लिए? इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम को मैनेज करने के लिए। पर उसके बाद में 1995 में WTO इस्टेब्लिश करा गया गैट के द्वारा, है ना, 1995 में, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ भाई WTO का? अगर आपसे पूछ ले तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो कई चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। WTO का हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में 1995 में बना, और पहले इसका नाम गैट था, 1947 था। अगला सवाल, स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज बीइंग ऑपरेटेड बाय विच मिनिस्ट्री। स्टैंड अप इंडिया योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? स्टैंड अप इंडिया स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चला रही है, यानी वित्त मंत्रालय चला रहा है। अगला देखते हैं, कौन सी आर्थिक प्रणालियां आमतौर पर आर्थिक नीतियां बनाने के लिए योजना बनाने को प्राथमिकता देती हैं? विच इकोनॉमिक सिस्टम जनरली गिव प्रेफरेंस टू प्लानिंग टू मेक इकोनॉमिक पॉलिसीज? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, दोनों, मिक्स्ड कैपिटलिस्ट, या बोथ सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड, या कैपिटलिस्ट ओनली? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों ही देखिए आपको प्रेफरेंस देती हैं प्लानिंग करने के लिए ना। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? जिसमें आप ये समझिए सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है ना। मिक्स्ड में क्या, कैपिटलिस्ट भी है, सोशलिस्ट भी है, मतलब प्राइवेट प्लेयर भी हैं और गवर्नमेंट भी है। ठीक है, चलिए 134, व्हाट वाज द मेजर अप्रोच ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकरण की दिशा में दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख दृष्टिकोण क्या था? इसमें ये बताना होगा आपको। एक्सपेंशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री सो एज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, मतलब कुटीर उद्योग का विस्तार, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार ताकि भारी उद्योग का आधार तैयार किया जा सके। तो ये बिल्कुल सही है। आपको पता होगा सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया था। एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर सो एज टू क्रिएट बेस ऑफ हैवी इंडस्ट्री, ना, हैवी इंडस्ट्री के लिए बनाया गया था, भारी उद्योग के लिए। थोड़ा एनालिटिकल सवाल था ये। 135 में आपको सही बताना है कौन सा सही होगा इसमें से। अ बनाना रिपब्लिक इज पॉलिटिकली अनस्टेबल कंट्री विद एन इकोनॉमिक डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। बनाना रिपब्लिक एक राजनीतिक रूप से अस्थिर देश होता है जिसकी अर्थव्यवस्था एकल उत्पाद के निर्यात पर निर्भर करती है। बनाना रिपब्लिक हैव सोशल क्लास डिवाइडेड बाय वेल्थ। देखिए एक टर्म है ये बनाना रिपब्लिक, इसका मतलब क्या होता है? बनाना रिपब्लिक मतलब होता है केला, है ना, बनाना तो केला आप समझते हो, वो नहीं। बनाना रिपब्लिक मतलब हो गया जो कंट्री पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, यानी राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से अनस्टेबल हो, है ना, जहाँ पे भाई सत्ता भी परिवर्तित होती रह रही है, एक सत्ता नहीं है, पैसा तो नहीं है, और जिसकी इकोनॉमी डिपेंड हो पूरी तरह से एक्सपोर्ट पे या किसी सिंगल प्रोडक्ट पे, ठीक है, उसको बोलते हैं। यहाँ पे दोनों सही हो जाएगी। बनाना रिपब्लिक हैव सोशल क्लासेस डिवाइडेड बाय वेल्थ, ठीक है, और ये डिपेंड होते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट पे, उसको बोलते हैं बनाना रिपब्लिक। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, नोट कर लीजिए अगर नहीं पता था तो कहीं लिखिए बनाना प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है? वो देश जो राजनीतिक या आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली कैसा होता है? अनस्टेबल होता है ना, उसको, और उसकी जो इकोनॉमी होती है वो एक ही प्रोडक्ट पे, एक्सपोर्ट पे डिपेंड करती है, उसको कहते हैं। 136, सातवीं पंचवर्षीय योजना का भाई समय अवधि क्या थी भाई, ये बताना है आपको। तो बहुत आसान है, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। देखो एक दो चीज़ नोट कर लो आज ही, SDG के जो 17 गोल हैं और 5 ईयर प्लान है, इनसे एक एक सवाल तो आता ही आता है। अब आपकी औकात हो, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, औकात, क्या बोला? औकात, बिल्कुल औकात, आपकी औकात हो तो उसको कर लो, 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक, पहले बता दिए। नहीं कर पाओ तो ना करो भाई, बुरा लगे तो लगे भाई, क्या कर सकते हैं। और आप लोग अगर बोलोगे भाई, अगर इस वीडियो में, मतलब ये मानिए जितने लोग देखेंगे उसका 90% लोग कमेंट करेंगे कि सर बता दीजिए, तो मैं शानदार ट्रिक से इसको करा भी दूंगा। आप लोग देखते हो तो वो मज़ा लेते हो, पर लाइक तक नहीं करते हो यार। चलिए खैर, 137 देखते हैं, और ये सब हमारे पेड ग्रुप में ऑलरेडी दिया जा चुका है। आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके दोस्तों कंप्लीट प्रिपरेशन जब करते हैं तो आपको मज़ा आ जाएगी। डेली मॉड्यूल वाइज जो ज़रूरी चीज़ें आपको ऑलरेडी दे दी जाती है ताकि आपकी तैयारी शानदार हो सके। चलिए 137 देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज करेक्ट। मौसमी बेरोजगारी, समझे क्या होती है मौसमी बेरोजगारी? जैसे मान लीजिए आम की खेती हुई तो अभी सब आम वाले बिजी हैं, आम की खेती ख़त्म,
अब भैया वो क्या करेंगे, है ना। तो इसको बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी, जो एक पर्टिकुलर सीजन में इनकम मिलती है जिनको। तो इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? यदि एक क्षेत्र में 4 लोगों की आवश्यकता है और 7 कार्यरत है तो ऐसे में 3 लोग मौसमी बेरोजगारी कहलाएंगे? नहीं, इसको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जो लोग कृषि पर निर्भर नहीं है वे आमतौर पर इस तरह की बेरोजगारी का सामना करते हैं? ऐसा भी नहीं है। यह तब होती है जब साल के कुछ महीनों के दौरान लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है। देखो बिल्कुल सही है। इट अकर व्हेन पीपल आर अनेबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सर्टेन मंथ ऑफ ईयर, ये वाली सही हो जाएगी। 138, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ मनी सप्लाई इज लीस्ट लिक्विड? मुद्रा आपूर्ति की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे कम तरल होती है? देखिए आप एक ये चीज़ नोट कर लीजिए, जैसे M1 मनी क्या होता है? करेंसी जो नहीं मार्केट में चल रही है करेंसी, और प्लस डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब आपने जो डाला तुरंत आपको मिल जाएगा, इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। ये सबसे ज़्यादा लिक्विड होती है, मोस्ट लिक्विड अगर आपसे पूछे, सबसे ज़्यादा तरल है ना। लिक्विड मतलब हो गया कैश के फॉर्म में। फिर M2 की बात आती तो M2 में ये M1 तो आ ही जाएगा, प्लस जितना सेविंग डिपॉजिट आप करते हो वो आ जाता है। M3 में M2 आ जाता है, प्लस टाइम डिपॉजिट नहीं, फिक्स्ड FD वगैरह करा दे तो इतने टाइम बाद लेंगे, वो आता है। M3 जो M4 होता है उसमें M3 आ गया भाई, पूरा टाइम डिपॉजिट। तो ये तो भाई लीस्ट लिक्विड हो गया ना, इसमें पैसा आपको बहुत टाइम बाद मिलेगा। तो लीस्ट लिक्विड M4 होता है और मोस्ट लिक्विड M1 होता है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। और M1 को नैरो मनी भी बोला जाता है, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है इससे, क्योंकि सवाल बन जाता है, ठीक है। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज इशू मूल्य प्रवाह 2.0 गाइडलाइंस इन 2023? निम्नलिखित में से किसने 2023 में मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देश जारी किए हैं? भाई गाइडलाइंस का मतलब दिशा निर्देश, आपको ये वर्ड भी याद रखना है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो शब्दावली है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा UGC ने जारी करा था, ठीक है। किसने? UGC जो होती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। 140 कह रहा है सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण के बारे में कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट GDP एंड वेलफेयर इज इनकरेक्ट? कौन सा गलत होगा इसमें? तो इसका सही उत्तर देखते हैं। ये अगर GDP कह रहा बढ़ रही है तो वेलफेयर में नॉट राइज इक्वली। यदि सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है तो कल्याण भी समान रूप से नहीं बढ़ सकता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है भाई, इसमें गलत तो कुछ दिख नहीं रहा है। GDP एंड वेलफेयर बोथ आर नॉट रिलेटेड ईच अदर। सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ये वाली स्टेटमेंट गलत है, दोनों संबंधित हैं। हाँ भाई देखो, GDP बढ़ेगी तो वेलफेयर बढ़ेगा, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि GDP बढ़ रही है वेलफेयर नहीं बढ़ रहा है इक्वली। मतलब यदि सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है तो कल्याण भी समान रूप से नहीं बढ़ सकता है। क्या ये हो सकता है भाई? अगर किसी देश की GDP ही बढ़ रही है, USA को देख लो, तो कल्याण समान रूप से हो भी सकता है। ये स्टेटमेंट तो सही है अपनी जगह, और यहाँ पूछ रहा था गलत, तो ये तो भाई गलत नहीं है। पर हाँ, सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है कह रहे हैं। फिर से समझ लो चाहे एक बार, क्या अगर GDP बढ़ रही है तो द वेलफेयर मे नॉट राइज इक्वली। भाई हो सकता है अडानी ज़्यादा अमीर हो, कोई दूसरे का वेलफेयर कम हो। ये बात तो बिल्कुल सही है ना, मानते हुए सही है। और जब GDP एंड वेलफेयर बोथ आर नॉट रिलेटेड ईच अदर, ये तो गलत है भाई। वेलफेयर से तो रिलेटेड है, ऐसा थोड़ी है कि वेलफेयर ही नहीं होगा, GDP बढ़ती जाएगी और हम नाइजीरिया जैसे ही बने रहेंगे, क्या ऐसा तो नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन में GVA का अर्थ क्या है? इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ GVA? जनरल विजिटेड अकाउंट, ग्रॉस वैल्यू अकाउंटिंग, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जनरल वेस्टिंग एडेड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। क्या हो जाएगा? ग्रॉस वैल्यू एडेड। 142 देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेड द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वॉज नेगेटिव? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। किस दशक में भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? 1911 से 21, है ना। 1911 से 21 जो हो गया, इसमें जो वृद्धि दर है वो ऋणात्मक थी। 143 देख लेते हैं। विच लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स स्टेट दैट बैड मनी ड्राइव आउट गुड मनी? अर्थशास्त्र का कौन सा नियम कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर करती है? बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर करती है, ये कौन कहता है भाई? ये कहती है ग्रैहम लॉ, मतलब जो ग्रैशम का लॉ है, ग्रैशम का लॉ। ये क्या कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर करती है। प्लीज़ इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। जैसे गिनी कोफिशिएंट था इनइक्वलिटी के लिए, है ना, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी आबादी वाले प्रखंड के लिए एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रावधान किया गया था, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर? और 7th 5 ईयर प्लान टाइम पीरियड भी अगर पूछ ले तो क्या बताओ? 1985 से 90 हो जाएगा। ये 1 लाख जो आबादी वाले प्रखंड थे उनके लिए रखा गया था। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, आपसे सवाल डायरेक्ट पूछा जा सकता है। चलिए 145 देख लेते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान संसद द्वारा प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को अपनाया गया था? और प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को
कब अपनाया गया था, ठीक है। फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी हैड बीन अडॉप्टेड बाय पार्लियामेंट। व्हेन वाज फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी अडॉप्टेड? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी या प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, इसको अपनाया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, जो कि 1985 से 90 में थी, अभी बताया मैंने ऊपर ना। ये आपको याद रखना टाइम पीरियड। तो 1987 में, प्लीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, नोट कर लो। फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जो सवाल नया है ना उसको नोट करिए, ऐसे वन लाइनर नोट कर लीजिए। फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी 7 5 ईयर प्लान, तो आपकी हेल्प होगी इससे एग्जाम्स में। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जर्मनी के बर्लिन में है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज हेडक्वार्टर इन बर्लिन ऑफ जर्मनी? बताइए इनमें से। और एक ये हेडक्वार्टर वाला जरूर प्लीज़ याद रखना, इससे एक सवाल जरूर बनता है। जैसे मैंने एक बताया था SDG, एक बताया था आपका 5 ईयर प्लान, एक और नोट कर लो इंटरनेशनल, ये जो हेडक्वार्टर्स होते हैं भी बहुत पूछता है। जैसे UNEP का तो नैरोबी केनिया में हो गया, है ना, नैरोबी केनिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जर्मनी के बर्लिन में हो गया, ये तो इसका आंसर भी हो गया। और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जकार्ता में, इंडोनेशिया में। UNDP का कहाँ पे भाई? न्यूयॉर्क में, USA, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने यह सुझाव दिया कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना कैलोरी की खपत के आधार पर की जानी चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी हैड रिकमेंडेड दैट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी कंजम्पशन? तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? DT लकदावाला। किसने दिया था कैलोरी कंजम्पशन का? DT लकदावाला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखते हैं 148 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारी योजना शुरू की गई थी? कम्युनिटी हेल्थ वर्कर स्कीम कौन से 5 ईयर प्लान में आई थी, ये आपको बताना है। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर स्कीम या कम्युनिटी हेल्थ वर्कर स्कीम एक ही बात है। तो ये था 5th 5 ईयर प्लान, और ये था का 5th 5 ईयर प्लान 1974 से 1989 तक चला था 5th 5 ईयर प्लान, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न कह रहा है डैश पंचवर्षीय योजना के दौरान डैश में भारत में ग्रामीण विद्युतीकरण को एक नियोजित कार्यक्रम के रूप में लाया गया था, यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन वॉज टेकन अप एज अ प्लान प्रोग्राम इन इंडिया डैश ड्यूरिंग द डैश 5 ईयर प्लान। तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में आया था। कब आया था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में। अगला कह रहा है गुड्स विच आर ड्यूरेबल इन नेचर एंड आर यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस आर कॉल्ड। ऐसी वस्तुएं जो टिकाऊ प्रकृति की होती हैं और जिनका उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग होता है उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं भाई कैपिटल गुड्स। क्या कहते हैं? कैपिटल गुड्स। क्या होती है कैपिटल गुड्स? वो गुड्स जो ड्यूरेबल होती हैं, ड्यूरेबल मतलब जो चलती हैं, यूज़ करी जाती हैं, और यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस उसको बोलते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस में मतलब किसी चीज़ के उत्पादन में यूज़ होती हैं। कंजम्पशन गुड्स तो आप खा ही जाते हो भाई। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे दूध, चाय, है ना, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री हो गई। वेबलन गुड्स क्या होती हैं? जो लग्जरी होती हैं भाई बहुत, जैसे आईफोन जितना महंगा होगा उसकी उतनी डिमांड हो जाती है, तो उसको वेबलन गुड्स बोलते हैं, है ना। और क्या लग्जरी में ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है यार, जीवन है, आपको सब मतलब भोग करना चाहिए हर चीज़ का, पर इतना भी लग्जरी में दिमाग ना हावी हो जाए कि आप अपना नेचर ही बदल लें। लोगों की देखिए जितना दम लोगों की दुआ लेने में होता है, लोगों की मदद करने में होता है। अब हाँ, ये नहीं कि आप खूब कमाओ और गरीबों में दान कर दो, क्यों कर दो भाई, गरीब भी तो कुछ करे। आप देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं पढ़ रहा था परसों नरसों कहीं, जो लियोन मेसी है वो रोया, और जब वो रोया उसकी जो नैपकिन होती है उसने वहाँ रखी, और वो नैपकिन आप मानोगे नहीं कितने में बिक गई है, 9 करोड़ रुपए की बिक गई है, चाहे आप सर्च कर लेना उसको। 9 करोड़ रुपए की उसके 2 आंसू बिक गए। यहाँ गरीब मरा जा रहा है, दुनिया में रोए, दिन भर रोते हैं, औरतें दिन भर रोती हैं, बच्चे दिन भर रो रहे हैं, कोई कीमत है नहीं। तो आदमी कहता है ना गरीब गरीब, कुछ नहीं होता गरीब से। अपनी वक़्त बढ़ाओ, और हमेशा देखो जो ईश्वर ने दिया उससे थैंकफुल रहो। हमेशा एक ये शब्द ना बोला करो मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। भगवान भी फिर त्रस्त होता है कि अरे तू गरीब ही है यार, ठीक है यार, हमेशा छाती चौड़ी करो, जो है चौड़े से है, और मैं कमा लूँगा, मेरे अंदर इतना दम है ना। तो ये सब चीज़ें मत करा करो, अपनी कम कीमत बढ़ाओ, अपनी वक़्त बढ़ाओ, स्किल सीखो, पढ़ रहे हो कुछ और भी करो, मतलब पैसा आपका मेन गोल होना चाहिए बस, और गलत तरीके से नहीं। आपके पैसे से किसी का नुकसान ना हो, किसी का घर बर्बाद ना हो, और हो सके तो लोगों की जब आप सक्षम हो जाए तो मदद करिए आराम से। ये नहीं आप पूरा पैसा दान ही कर दीजिए, दान करने कोई नहीं कह रहा है ना। चलिए खैर यहीं पे करते हैं इसका अंत। पढ़िए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। मिलते हैं दोस्तों।